मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहाँ पर हम ज्ञान के साथ बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की भी। और ये सारे फैक्ट्स जानने के लिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एग्रीकल्चर क्लास 10 के चैप्टर 4 का ये सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम फूड क्रॉप्स के बारे में, जैसे उसमें ग्रेन्स हैं, प्लांटेशंस हैं, इन सभी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको अलग अलग उनके फीचर्स के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास राइस जो है वो खरीफ की क्रॉप है। इसके लिए जो हाई टेम्परेचर चाहिए वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया के लिए है, इसीलिए ये साउथ में के रीजन में होता है जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है, यानी इसके लिए 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। एरिया है पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, जिसमें गंगानगर का भी पार्ट है। कुछ चंबल की बेल्ट है जहाँ पर बूंदी वगैरह जहाँ पर चावल किया जाता है। राइस जो फूड है वो एक स्टेपल फूड क्रॉप है, यानी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वाली पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में इसको यूज़ किया जाता है खाने के लिए। ओके, तो ये 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन है कि राइस जो है वो खरीफ की क्रॉप के साथ वो स्टेपल फूड क्रॉप भी है। एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी फर्स्ट चाइना, सेकेंड इंडिया है। और इसके लिए टेम्परेचर हम डिस्कस कर ही लिया, तो आपको इन्हीं सारे पॉइंट्स को 5 पॉइंट्स को इसके लिए लर्न करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारे पास वीट भी हमारे रबी सीजन की क्रॉप है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। फर्स्ट कौन सी है? राइस, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सेकेंड है वीट, सेकेंड नंबर पर। और इसके लिए जो टेम्परेचर है, ग्रोइंग ऑफ मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन है, यानी इसको हम सर्दियों में करते हैं, कूल ठंडे मौसम में की जाती है, इसलिए रबी की क्रॉप हुई। जब फसल की कटाई होगी, कटने के समय पे ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, चमकता हुआ सूरज होना चाहिए। क्योंकि अगर बारिश होगी या पाला पड़ गया या ओले हो गए तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। तो ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। रेनफॉल इसमें 50 to 75 सेंटीमीटर तक इसमें रेनफॉल होना चाहिए। 100 डेज कम से कम, यानी जब फसल तैयार होने के जो टाइम होता है उस समय इसमें 100 डेज के आसपास फ्रॉस्ट फ्री, यानी मौसम साफ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए एरिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये इसके एरिया हैं। तो एज इट इज़ आपको 5 पॉइंट्स कोई से भी इसमें अच्छे से आप अपनी तरफ से ये 5 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। ये एक मैप भी है जिसमें आपको इस वीट के एरिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्रॉप है मेज़ एक खरीफ की क्रॉप है, और आप इसको रबी में भी फूड के हिसाब से, मतलब फूडर क्रॉप है ये। और इसको कल्टीवेटेड जो एरिया है वो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। टेम्परेचर इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल जो होती है वो कम से कम इसमें 63 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और वही फसल के जब कटने का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है, वो कम से कम 140 डेज ऐसे होने चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री हो। जो बिहार है, जो बिहार में जब ये मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन एज वेल एज, जैसे क्योंकि ये खरीफ की क्रॉप है तो इसको रबी के टाइम पर भी बिहार में ग्रो किया जाता है, तो इसीलिए हमारे लिए ये दोनों सीज़न में हो रही है। बिहार एक स्पेशल इस जगह पर होता है। द प्रोडक्शन ऑफ मेज हैज़ इंक्रीज्ड विद एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन। तो इसके थ्रू हमें क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करना शुरू किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पल्सेस में मेजर पल्सेस जो है, जैसे ग्रेन्स में उड़द है, मूंग है, मसूर है, तूर, अरहर, पीज, ये सारी पल्सेस हैं।
इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं इसमें लेस मॉइस्चर होना चाहिए। देयर आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, हम अलग अलग जगहों पर है, कहीं पर बारिश अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो पल्स की जाती है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इंडिया में है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। और जो ग्राम इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन राजस्थान एंड तुअर इन आंध्र प्रदेश। तो ये इसके सॉइल भी और उसके फीचर्स के साथ आपको ये पल्सेस के लिए 5 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं। पल्सेस के बारे में वैसे अभी तक इतना नहीं पूछा गया है जितना मेन जो राइस और व्हीट क्रॉप के लिए पूछा गया है। एक हमारे पास मिलेट्स भी है जिसमें ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये तीनों ही हैं। और मिलेट्स किसको कहते हैं, जैसे जो स्मॉल राउंड शेप के जो दाने जैसी चीज़ होती है ना, जैसे बाजरा होता है तो वो गोल गोल राउंड शेप में होता है, ज्वार भी ऐसे ही होता है, तो इनको मिलेट्स कहा गया है। और ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स जो हमारे इंडिया में किए जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इनमें हाई होता है, तो इसलिए ज़्यादा किए जाते हैं। अब है हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन में शुगर केन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि शुगर केन से हमेशा क्वेश्चंस उसकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस को लेकर या उसके सॉइल को लेकर या उसके एरिया को लेकर पूछा जाता है। शुगर केन इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर यानी गुड़, जेगरी जिसको कहा जाता है। और इंडिया जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पर है एंड सेकंड पर इंडिया है। ये सब ट्रॉपिकल एज वेल एज ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ये इसके मेजर स्टेट्स है जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रहा है। कंडीशंस में इसके लिए है ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पर गर्मी भी खूब अच्छी हो और ह्यूमिड भी हो, इसीलिए जैसे महाराष्ट्र है जहाँ पर और पंजाब जहाँ पर वाटर अवेलेबल है अच्छे से। और टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। जो एनुअल रेनफॉल कम से कम इसमें 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक इसके लिए रेनफॉल होनी चाहिए। ये एक ऐसी क्रॉप है जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है मैनुअल लेबर की, जो इसको बोने में और काटने के समय पर ज़रूरत होती है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा है और इसके लिए इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स। इसके लिए कोई स्पेशल हमें ज़्यादा नहीं है, किसी भी सॉइल्स में इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है। आवर नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप इज टी। टी इट इज़ मेन बेवरेज क्रॉप। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इस लैंग्वेज में आएगा कि राइट टू नेम्स ऑफ बेवरेज क्रॉप। तो आंसर इज टी एंड कॉफ़ी। और इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और शायद ही कोई ऐसा घर होगा इंडिया में जिस घर में चाय काम में नहीं ली जाती होगी, यानी सुबह उठते ही हमारी स्टार्टिंग जो होती है वो टी से होती है। तो हम इसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा हम इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। इसके लिए जो एरिया है जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट कंडीशंस हैं, टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डीप फर्टिलिटी वेल ड्रेन्ड सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। वहीं पर अच्छे से ये ग्रो करेगी। टी के जो सबसे ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं, 3-4 पत्तियाँ जो ऊपर की होती हैं, उन्हीं को उन काम में लिया जाता है और उसको करने के लिए मैनुअल वर्क ज़्यादा ज़रूरत होता है, यानी उसको हाथों से ये तोड़कर कलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए ये एक लेबर वाला भी है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है जिसमें ह्यूमन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 डिग्री इसमें हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एनुअल जो रेनफॉल है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी वो कम से कम 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के आसपास हमें इसमें रेनफॉल होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी, क्योंकि बारिश अच्छी है तो ह्यूमिडिटी भी अच्छी होगी। फ्रीक्वेंट शावर, इसीलिए जैसे असम का जो एरिया है वहाँ पर ह्यूमिड
एरिया भी रहता है, बारिश भी अच्छी होती है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर टी गार्डन ज़्यादा आपको मिलेंगे। और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट पूरे साल कम से कम रहना, थोड़े टाइम तक तो उसमें अच्छे से होना चाहिए ताकि वो लीफ जो है वो अच्छे से ग्रो करें। असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु एंड केरला आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। यहाँ पर भी इनको किया जाता है। और 1 मार्क्स में हर बार ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि टी और कॉफ़ी के जो एरिया है उनके बारे में, यानी उनके स्टेट्स के नेम लिखने हैं जहाँ पर टी और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप है कॉफ़ी। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन सी है? टी एंड सेकेंड इज कॉफ़ी। इंडिया कॉफ़ी इज known for its quality and his hands in great demand all over the world। क्योंकि जो हमारे यहाँ कॉफ़ी की जो क्वालिटी है, आप टीवी में ऐड भी देखते हो कि एक कैंडिडेट, एक किसान जो है वो बहुत अच्छे से उसको ग्रो करता है, उसके बीज को सुखाता है, यानी इसमें भी हमें ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्रॉप है। इसमें हमें इसको सेल करने से जो हमें फ़ायदा जो होता है वो है हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलता है। इंडिया प्रोड्यूस 4% ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इट इज़ बिग नंबर, 4% ऑफ द वर्ल्ड का जो कॉफ़ी प्रोडक्शन कर रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉफ़ी से प्रिपेयर होते हैं, जैसे एक तो उसकी वैरायटी है अरेबिका, जो उसकी वैरायटी है, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ये पूछा गया बोर्ड का क्वेश्चन है कि कॉफ़ी की वैरायटी का नाम क्या है, तो वो है अरेबिका वैरायटी है, जो कि सबसे फेमस वैरायटी है जो यूज़ में ली जाती है। एंड नेक्स्ट है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यानी इसका जो एरिया है, यानी 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉफ़ी। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट कंडीशंस हैं उसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। रेनफॉल 50 to 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये है कॉफ़ी। अब हमारे पास है रबर। रबर है वो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में काम आता है, यानी उसके लिए रॉ मटेरियल है। जैसे रबर है तो रबर से जैसे टायर बनते हैं, यानी बहुत सारी डिमांड्स में हमें इसकी यूज़ होती है। तो एक इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल भी है। और इंडिया जो है वो इसका फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, यानी अराउंड अबाउट 97% ऑफ द कंट्री डिमांड ऑफ नेचुरल रबर। तो वो कहाँ से मिलता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही तैयार किया जाता है। जिसमें हमें फुटवेयर बनाना होता है या बैल्ट बनाने होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों में, साइकिल के टायर, ट्यूब, सब में ही इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो रबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जिसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में ग्रो किया जा सकता है। और इसके लिए जो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी रेनफॉल जो कम से कम इसमें 200 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। एरिया जो इसके लिए है वो है केरला, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार। जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है उसमें गारो के साथ साथ असम के एरिया में, और गारो हिल्स, मेघालय एंड मेजर, ये इनके एरिया है जहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है जूट। जूट द क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये आप जूनियर सेक्शंस में भी पढ़े होंगे कि जो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और इससे बनने वाली चीज़ों में जैसे मैट्स है, रॉब्स है, कारपेट्स, यार्न, बैग्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन आजकल इसकी जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से और हमारे पास एक सिंथेटिक फाइबर्स होने की वजह से, जिनकी
पैकेजिंग जो होती है वो इजीली हो जाती है और बहुत कम रेट पे अवेलेबल हो जाता है। तो जूट इंडस्ट्री को एक कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट कंडीशंस हैं उसमें वेल ड्रेन फर्टिलाइज्ड सॉइल इन द फ्लड एरियाज में होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है उस समय पर जब ये ग्रो कर रही होती है जूट तो उस समय ज़्यादा होना चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर होना चाहिए। एरिया है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एग्जाम में है कि जो जूट इंडस्ट्री है उसको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो उसके क्या रीजंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटन। कॉटन जो है वो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन में वर्ल्ड में, तो एंड इट इज़ ए बिलीव दैट द क्रॉप ओरिजिनेट हियर, क्योंकि कॉटन की डिमांड, हमारे स्पाइसेस की डिमांड हमने हिस्ट्री में जूनियर सेक्शंस में भी पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, सॉइल है, वो हमारे यहाँ के कॉटन से बनने वाले थ्रेड को एक अलग मजबूती देता है, जिससे जो भी चीज़ प्रिपेयर होती है, अगर हम क्लॉथ बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनकर तैयार होता है। और कॉटन की डिमांड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होती है। ये ब्लैक कॉटन सॉइल में ग्रो किया जाता है कॉटन, और डेक्कन प्लेटो है जैसे इसका एरिया, इसको हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो होने के लिए कम से कम, यानी जो फूड प्रिपेयर होकर तैयार होने में कम से कम 6 to 8 मंथ्स का टाइम लग जाता है। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत कम बारिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय जब फूल तैयार हो रहा होता है, अगर उस समय कोई दिक्कत होती है, जैसे फ्रॉस्ट फ्री क्लाउड नहीं होकर बारिश हो जाती है, तो जो कॉटन है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिपेयर नहीं होता है। तो इसीलिए इसके लिए 210 डेज कम से कम फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, और ये खरीफ की क्रॉप है। एरिया है इसका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन एरियो में इसको ग्रो किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है जैसे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स माने क्या, सुधार करना। तो दो तरीके से है, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। हम जो खेती में, एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट सिचुएशन में अगर फार्मर्स, किसान अगर खेती करना छोड़ देंगे तो हमें बहुत सारी फूड ग्रेन से रिलेटेड हुआ या सेकेंडरी एक्टिविटी, रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इन सारी सिचुएशंस को ना देखना पड़े तो हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे फार्मर्स के लिए बहुत सारी अच्छी कोशिश कर रही है, जिसमें जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आई तो उससे हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, वाइट रिवोल्यूशन लेकर आई जिसमें हमने दूध को, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, हमने हाइब्रिड वाले एनिमल्स को लेकर आए जिससे हमें दूध ज़्यादा प्रोडक्शन में मिल सके। हमारी गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स की क्रॉप है उनका इंश्योरेंस किया, हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ से वो इजीली लोन ले सके, जहाँ पर उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन दिया जाता है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बना दिया गया जहाँ पर उनको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया गया, जिसकी वजह से फार्मर्स हैं अपनी खेती पर लौटने लगे हैं वापस से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, उनको सपोर्टिव प्राइस मिल रहे हैं, उनको बीच के जितने भी लोग थे उनको हटाकर डायरेक्ट फार्मर्स अपनी क्रॉप को, अपने प्रोडक्शन को गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। और उनके लिए रेडियो पे, टीवी पे प्रोग्राम्स बताए जा रहे हैं जहाँ पर उनको अपनी एग्रीकल्चर में, अपनी खेती को किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। सॉइल में कोई कमी है तो उससे रिलेटेड उनके टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि सॉइल के कौन से टेस्ट होते हैं जिससे सॉइल में जिस चीज़ की कमी होगी है उस चीज़ को किस तरीके से वापस सॉइल में इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सारी हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को बता रही है। साथ में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी किया जा रहा है, क्योंकि आफ्टर फ्रीडम हमने क्या किया, हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि जो एग्रीकल्चर जो लैंड था वो सबको डिवाइड किया गया, क्योंकि पहले से वो कुछ ही
जमींदार जिसको कहा जाता है, उन्हीं के पास आके इकट्ठा हो गया था सारी ज़मीन। और जो किसान था, एक्चुअल जो किसान था, जो खेती कर रहा था, वो अपनी ज़मीन पे ना करके इनके यहाँ पे बेकार सिस्टम से काम कर रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सारी जो लैंड थी उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लोगों को मिलने लगा। जमींदारी सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया। 5 ईयर के एक्शन प्लान्स बनाए गए जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाया गया ताकि प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकें। और एट प्रेजेंट में हमने प्रोडक्शन में इंक्रीज़ किया भी है, यानी हम एक्सपोर्टर भी हो गए हैं। एक टाइम था कि हमें इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे और साथ में फूड ग्रेन्स की भी एक प्रॉब्लम थी जिसको बहुत ज़्यादा हमने फेस किया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। एट प्रेजेंट हम एक्सपोर्टर भी हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे फार्मर्स के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए एक एप्रिशिएशन है कि सबने एक मिलकर एक ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू या नई नई स्कीम्स के थ्रू प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। नाउ टाइम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आज है जो हनी है ना, शहद, वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़राब नहीं होता। आप देखो आपके घर में सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन एक हनी एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होता है। तो थैंक यू, बाय बाय।